नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 2024 में हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं, जिससे अब प्रदेश की राजनीतिक हवाओं का अब तूफानों में तब्दील होना शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों के खेमे में सुगबुगाहट महसूस की जा सकती है। सभी पार्टियां जनता को अपने साथ जोड़ने के प्रयास के साथ साथ अपनी जीत का दम भरना शुरू कर चुकी हैं। चर्चा होगी इस मुद्दे पर कि 2024 की पारी के लिए कौन कितना तैयार है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। – 2024 को लेकर अब हरियाणा में सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजनीतिक हवाएं अब मानो तूफानों का रूप लेने लगी हों। आगामी वर्षों में प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसे लेकर अब राजनीतिक दल अपना जोर लगाने लगे हैं। राजनीति के इस महारण में अब चुनावी बिगुल बज चुका है। 2024 को लेकर बीजेपी के खेमे में दांव पेचों की तैयारियां चल रही हैं। 2024 में विजय रथ को आगे बढ़ाने को लेकर महामंथन चल रहा है। आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी के साथ साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। मीटिंग के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि लोग योजनाओं का लाभ उठा सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नायब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जेजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने कहा कि गठबंधन को लेकर फैसला आला कमान की तरफ से किया जाएगा। इस यात्रा के अंदर वो जहां भी इसकी सारी रचना योजना बनेगी, इसका एक रोड मैप बना करके घर घर तक, गांव गांव तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना, और अगर जो छूटे हैं ऐसे लोगों को सरकार की योजना के साथ जोड़ना। और ये यात्रा 60 दिन तक ये चलेगी और उसके अंदर सभी हमारे, जैसा मैंने कहा है कि हमारे मंत्रीगण हैं, जो हमारे सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, उनका सबका समय लेकर के हर कार्यक्रम में, इस यात्रा में कोई ना कोई एक प्रमुख व्यक्ति उसके अंदर रहने वाला है, वो रहेगा। और आज ये इस योजना और रचना को लेकर के इस बैठक का आयोजन किया गया है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से जो कहा है उसको किया है, उसको सार्थक रूप देने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 9.5 वर्षों में और मनोहर लाल जी ने गरीब व्यक्ति तक योजना पहुंचाने का काम किया। आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है कि वो 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज करा सकता है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये मोदी की गारंटी है जो दे रहे हैं मोदी जी। कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है। मैंने कहा है कि उनकी दुकान से सामान खत्म हो चुका है, वो बौखलाए हुए हैं, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ है, मर्यादित भाषा बोलते हैं, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के खिलाफ अमर्यादित भाषा बोलते हैं, ताकि लोगों के ध्यान को डाइवर्ट किया जाए। परंतु काम करना चाहिए, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, क्योंकि जजपा के साथ हमारा चुनाव के बाद का अलायंस है और केंद्रीय नेतृत्व का जैसा आदेश होगा वो हमारे सर मथे है। परंतु आज मैं जो देखता हूँ, क्योंकि मैं पूरे हरियाणा के अंदर मेरे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, लगभग मैंने 13 डिस्ट्रिक्ट निकाले हैं, और नहीं, अध्यक्ष बनने के बाद 13 डिस्ट्रिक्टों में चला गया। मैं लगभग 4-5 दिन के अंदर पूरे हरियाणा का राउंड हो जाएगा। फिर शायद आपसे मैं बात करूंगा, कहीं ना कहीं मैं बात भी कर रहा हूँ, परंतु मैं लोगों के जो चेहरे को पढ़ रहा हूँ। आज नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से हर वर्ग संतुष्ट है, मनोहर लाल जी की नीतियों से हर वर्ग संतुष्ट है। बीजेपी की चहलकदमी के साथ अब यह बात साफ हो गई है कि 2024 को लेकर जनता को जोड़ने का महाप्रयास शुरू हो चुका है। तो बात अगर विपक्ष की करें तो हरियाणा में कांग्रेस का पिछले 9 सालों में कोई संगठन नहीं है। 9 साल से ही कांग्रेस सत्ता से बाहर है। अब 2024 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव हरियाणा की दहलीज पर आन खड़ा है। अब इसलिए कांग्रेस मैदान में उतरने से पहले संगठन निर्माण को लेकर पुरजोर कोशिश करना चाह रही है। इसलिए अब पर्यवेक्षकों की ओर से भी सभी जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर पूरी रिपोर्ट हरियाणा प्रभारी को सौंपी गई थी। बाद में बाबरिया ने यह सूची कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी थी। बावजूद इसके अभी तक सूची जारी नहीं हो सकी है। हरियाणा कांग्रेस की ओर से अभी भी अपने जिला अध्यक्षों के साथ साथ अन्य पदाधिकारियों की सूची का इंतजार है। संगठन के मामले को लेकर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सबसे कमजोर दिखाई दे रही है। पार्टी प्रदेश में पिछले करीब 10 सालों से अपने संगठन को नहीं बना पाई है।
जिसका खामियाजा पार्टी को पिछले 2 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस भी 2024 के चुनावी रण को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी का विरोध करते हुए अपनी जीत का दावा ठोक रही है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हरियाणा के लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 में प्रदेश और केंद्र में सरकार बदलने जा रही है। तो हरियाणा के युवा के साथ अब ये क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? हरियाणा के लोगों के साथ ये क्या खिलवाड़ हो रहा है? चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसान है, मजदूर, चाहे कर्मचारी, चाहे मिडिल क्लास, सबके साथ ये हो रहा है। तो लोग इंतजार में हैं। आने वाले समय में सरकार बदलेगी और जरूर बदलेगी, केंद्र में और राज्य। तो वहीं बात अगर इनेलो की करें तो इनेलो की तरफ से भी हरियाणा में परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता को जोड़ने का प्रयास किया गया। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी तरफ से किलाबंदी शुरू कर दी है। प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर जमीन मजबूत करने के लिए ब्लॉक प्रभारियों की नियुक्ति कर चुकी है। प्रदेश की 90 विधानसभाओं को 366 ब्लॉक में बांटकर उनकी जिम्मेदारी प्रदेश में मौजूदा पदाधिकारियों को दी गई है। इससे पूर्व प्रदेश में 11,000 से ज्यादा पदाधिकारियों के संगठन की घोषणा हो चुकी है। कुल मिलाकर हरियाणा में 2024 का महाचुनावी रण मानो सज चुका है और बिगुल बच चुका है। राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी अपनी जीत को लेकर दम भरा जा रहा है। सभी अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं। किसे स्वीकारा जाता है, किसे नकारा जाता है, खेल जनता की उंगलियों पर है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो वहीं 2024 की तैयारियों को लेकर अब सभी दल जो हैं अपनी जीत का दम भर रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे साथ पैनल में नेहा धवन, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग जी, प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेड्डी, प्रवक्ता इनेलो, निमान शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन इस पैनल में मौजूद है। सभी का बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन आपसे, किस तरीके से 2024 की तैयारियों को मैडम देखती हैं आप, जिस तरीके से बीजेपी दम भर रही है 2024 को लेकर? बसंत जी, 2024 के चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि हमने कोई अभी तैयारी करनी शुरू नहीं की है। हम तो जिस दिन हमने देश की कमान संभाली थी, जिस दिन हमने हरियाणा राज्य की कमान संभाली थी, हमारी तैयारी तो उसी दिन से ही शुरू थी। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगी बसंत जी कि संगठन की तैयारी अपने स्तर पर पूर्ण है और उसमें भी आगे और क्या हम अचीव कर सकते हैं उस पर हमारी रणनीति चल रही है, प्लानिंग चल रही है और वर्किंग भी चल रहा है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी थी। और सिमिलरली हमारा जो सरकार की पृष्ठभूमि है, सरकार भी अपने विकास के मॉडल पर जो काम कर रही है और उसी मॉडल पे काम करते हुए हमने निरंतर अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। अभी आप जानते हैं कि हमारी अभी जो मीटिंग खत्म हुई है, जिसमें जो उच्च हमारे जो संगठन के अधिकारी थे वो और एमएलए और एमपी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिंह ने जो प्रदेश अध्यक्ष जी भी उपस्थित थे, उसमें विप्लव देव जी भी उपस्थित थे। उन सबके साथ जो रणनीति तैयार हुई वो हुई जो 15 नवंबर से जो झारखंड से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है विकसित भारत संकल्प यात्रा का, उस यात्रा को लेकर किस तरह से केंद्र और राज्य की जो नीतियां हैं और जन कल्याण की जो कार्य हमने सरकार के द्वारा किए हैं और जन जन तक अंत्योदय की भावना को रखते हुए गरीब से गरीब के कल्याण से लेकर और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तक हमने जितनी भी सैकड़ों योजनाएं अभी तक क्रियान्वित की हैं, उन सब के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन लेकर हम गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बा-कस्बा जाएंगे और लोगों के साथ उस साझा करेंगे और हम वहां से फीडबैक भी लेंगे कि अगर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के कार्यकाल में प्रदेश के लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में, खुद के कार्यकाल में क्या हुआ था, एक बार उस पर उनको प्रकाश डालना चाहिए, क्योंकि आज हम प्रदेश की सरकार में है, जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो वो आज हमें आईना दिखाने का जो काम कर रहे हैं, एक बार अपने आईने को अपनी तरफ भी घुमा कर देख लें। जब हुड्डा जी की सरकार थी उस वक्त त्राहिमाम मची हुई थी, हरियाणा के अंदर लोग जो है वो कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला था। पुलिस विभाग से लेकर स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो स्कूल के टीचर्स हो, कोई भी अपनी ड्यूटी पर उपलब्ध नहीं होता था। सभी लोग नौकरी लेकर घर बैठे हुए थे और तनख्वाह ले रहे थे। इस तरह से सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार चल रहा था और किसी के पास नौकरी लेने के लिए जाना है तो नेताओं के चक्कर काटने पड़ते थे, तब जाकर लिस्ट में नाम आता था।
योग्यता के आधार पर तो नौकरी मिलती ही नहीं थी। लोगों ने युवाओं ने पढ़ना छोड़ दिया था। इतना त्राहिमाम मचा हुआ था पूरे प्रदेश में। उसी त्राहिमाम से घबरा कर ही जो है जनता ने पीठ की थी कांग्रेस से। तो आज कांग्रेस अगर हमें जो बात बता रही है तो वो एक बार अपनी तरफ भी आईना घुमा ले और अपने ऊपर भी प्रकाश डालें कि उनके कार्यकाल 10 साल जो गए थे उस समय राजस्व का हाल क्या था, प्रदेश के कर्ज का हाल क्या था और प्रदेश में कैसी व्यवस्थाएं थी और कैसी व्यवस्था उन्होंने जनता को दी थी। ठीक है, तो जवाब ले लेते हैं। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बजरंग जी, देखिए कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा गया। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि त्राहिमाम तो कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान देखने को मिल रही थी। बहरहाल 2024 को लेकर क्या तैयारियां सर? आपकी संगठन अभी तक तैयार नहीं है। देखिए बसंत जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मैदान के अंदर है। ठीक है, हमने तीन अभियान चलाए हुए हैं। सबसे पहले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम 9 हम रैलियां कर चुके हैं। ठीक है, और सिर्फ एक रोहतक के अंदर होनी बाकी है विपक्ष आपके समक्ष लोकसभा के तहत। दूसरा, हमने जन जागरण अभियान पूरे हरियाणा में चलाया हुआ है। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता घर घर जनता से के बीच जाकर उनसे संपर्क कर रहे हैं। तीसरा, अभी हाल ही के अंदर हमने 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर रैलियां करने जा रहे हैं 1 नवंबर से, जिसकी अभी शुरुआत कर चुके हैं। ये तो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। चौथा कार्यक्रम सीधा जनता से जनसंपर्क के तहत जलपान समारोह का कार्यक्रम कर रहे हैं, वो भी लोग उसके अंदर भी 30-40 आदमी उसके अंदर भी उमड़ के आ रहे हैं। ठीक है, और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इस सरकार से हर वर्ग का नागरिक दुखी है। इन्होंने कोई वर्ग छोड़ा है? हर वर्ग के साथ जाति की, किसानों को दौड़ा के पिटा, यहाँ तक कि छात्रों को पिटा, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी जो इनके खुद के कर्मचारी है वही संतुष्ट नहीं है, उनको भी दुड़ा कूटने काम किया। जो चुने हुए सरपंच होते हैं, छोटी पंचायत होती है, उनके साथ जाति की बिल्कुल देखिए आज महंगाई। बजरंग दास जी, लेकिन सवाल तो उठता है, देखिए अभी आपने बात कही है विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को लेकर, लेकिन जब कांग्रेस अपने कार्यक्रम चलाती है तो कहीं ना कहीं अंतर्कलह जग जाहिर हो जाती है कांग्रेस के बीच की। किस तरीके से इसे आप देखते हैं? सत्तारूढ़ पार्टी के निशाने पर आप रहते हैं हमेशा संगठन को लेकर, आपसी अंदरूनी कलह को लेकर। देखिए ये आप जानते हो भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ और लूट की दुकान है। इन्होंने जनता को बरगलाने का काम करना है। जनता के बीच नए नए जुमले इन्होंने फेंकने हैं। आप जुमले की बात ले लो, वो अपनी बात का जवाब भी दूंगा। इससे पहले सुनिए बजरंग जी, देखिए तस्वीरें भी बयां करती हैं जब बसंत जी ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, वो तो तस्वीरें भी बयां करती हैं सर। ऐसे बसंत जी, मुझे 1 मिनट बोलने का मौका दीजिए। ये वो लोग हैं यूं कहते थे हमारी सरकार आन दो, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, दे दी। ये वो लोग हैं हमारा राज आने हमने पर तो हम फिर भी बजरंग जी नेता जी से डबल नौकरियां 35 रुपए लीटर देंगे, वो 100 रुपए कर दिया। ये वो लोग हैं। मेरी बहन जी, सुनने का मादा रखो। जब आप बोल रहे थे हम चुप बैठे थे, आप ही सुनने का मादा रखो। जो आपकी मुंह की वर्डिंग बोल रहा हूँ, ये वो लोग हैं यूं कहते थे 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर कर देंगे, 400 रुपए बहुत जाता है। आपके दिन के भाजपा का नेता शीर्ष पर धर के रसोई गैस सिलेंडर नाचते थे, रसोई गैस सिलेंडर पर बैठ के प्रदर्शन करते थे। कहाँ है वो लोग? 1000 पार रसोई गैस सिलेंडर कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूत है। 5 स्टेटों में चुनाव हुआ है, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। किस प्रकार आज भाजपा बुखलाई हुई है। आज को देखते हुए 5 स्टेटों के अंदर, ये कहते थे 5 स्टेटों के अंदर। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं बजरंग जी, जवाब लूंगा मैं आपकी बात का, जवाब दूंगा। नेहा जी, लौटता हूँ आपके पास। हमारे साथ और भी गेस्ट पैनल में एक प्रतिक्रिया लेने के बाद वापस आपके पास लौटता हूँ। ठीक है, ठीक है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवान शर्मा की तरफ चलेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवान शर्मा हमारे साथ जुड़े। निवान जी, देखिए किस तरीके से आप तैयारियों को देखते हैं अपनी, आपकी तरफ से
अब संगठन को मजबूत करने को लेकर कवायद तो की जा रही है, लेकिन 2024 में सत्ता बड़ी दूर नजर आती है क्या आम आदमी पार्टी से? सर बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। हाँ। और देखिए, जहां तक 2024 की बात है, हम ये मानते हैं कि भाजपा एक बहुत ही मजबूत पॉलिटिकल पार्टी है और बहुत ही स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी है। और ये होना लाजमी भी है क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है, बहुत सारे राज्यों में इनकी सरकार है, तो ये स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है और ये कहते हैं कि हम देश की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन एक स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी होना और सरकार अच्छे से चलाने में फर्क होता है। ये स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, लेकिन ये भी विद फैक्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह से ये सरकार चलाने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। 25 साल जनता ने कांग्रेस को मौका दिया, 10 साल से बीजेपी को मौका दिया। बीजेपी सरकार में रहकर जनता के वो काम नहीं करते जिसके लिए जनता ने उनको मौका दिया था। चाहे आप नौकरियां देख लीजिए, चाहे आप युवाओं की बात कर लीजिए, चाहे आप शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर लीजिए या सरकार चलाने की बात कर लीजिए। 11,200 फाइल्स ऐसी हैं जो पेंडिंग पड़ी हैं। अभी हमने पीसी करके बताया 2,000 फाइल सीएम के डिपार्टमेंट में पेंडिंग है, 2,000 फाइल होम मिनिस्टर के डिपार्टमेंट में पेंडिंग है, 1200 से ज्यादा फाइल जो है वो डिप्टी सीएम के डिपार्टमेंट में पेंडिंग है। ये इनका सरकार चलाने का तरीका है। ये पॉलिटिकली हो सकता है अपने आप को बहुत ताकतवर दिखाएं या संगठन दिखाएं या ये दिखाएं कि हमसे मजबूत कोई और है ही नहीं, लेकिन सरकार चलाने में ये एलिजिबल नहीं है। ये जनता के काम जीतने के बाद नहीं कर पाते हैं। इन्होंने जो भी अपनी अनाउंसमेंट की है उसमें से ज्यादातर अनाउंसमेंट अभी तक पेंडिंग है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी एक प्रोटोकॉल बेस्ड पार्टी है, हम एक साइंटिफिक पार्टी है। हम जब जिस स्टेट में घोषित करते हैं कि हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, आपने देखा कि हमने पंजाब में कैसे लड़ा। एक देश की सबसे बड़ी थर्ड पार्टी पॉलिटिकल एजेंसी है जिसने पंजाब में हमारे खिलाफ दूसरी पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था। उन्होंने अनाउंस किया कि किस तरह से देश में सबसे टफ कंटेंडर अगर उनको आज तक कोई मिला है वो आम आदमी पार्टी है। जो आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकली क्लोजली जानते हैं वो ये जानते हैं कि जहां पर हम फुल स्ट्रेंथ से चुनाव लड़ते हैं, हमारा चुनाव लड़ने का तरीका क्या होता है। और आज मैं आपके चैनल पे ये बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ कि हम हरियाणा का चुनाव फुल स्ट्रेंथ चुनाव लड़ेंगे और पंजाब से 5 गुना ज्यादा ताकत से लड़ेंगे। बीजेपी सत्ता में तभी आई थी पिछली बार भी जबकि लोगों की विल नहीं थी, उनको पूरा मेजॉरिटी नहीं दी गई थी, लेकिन वो फिर भी सत्ता में इसलिए आई थी क्योंकि उनको सामने से कांग्रेस जो चैलेंज कर रही थी वो वीक थी, कांग्रेस में संगठन नहीं था। इस बार हम पूरे संगठन के साथ, हमारा हरियाणा में 1.5 लाख लोगों का अनाउंस संगठन है जो कि मैं विद चैलेंज बोल सकता हूं कि किसी और पार्टी का नहीं है। हरियाणा का सबसे बड़ा संगठन इस समय आम आदमी पार्टी का, और हम फुल स्ट्रेंथ फुल ताकत से हरियाणा को चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चलिए ठीक है। विजेंद्र रेड्डी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजेंद्र जी, 2024 को लेकर किस तरीके से देखते हैं आप? एक समय पे जनाधार आपके साथ था, उसके बाद बिछड़ते चले गए और अब 2024 पर आपकी तरफ से भी ताल ठोकी जा रही है। बिल्कुल सरकार ही हम बनाने जा रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से आपने कहा कि हमारा जनाधार बहुत ज्यादा हुआ करता था, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है ना वो पार्टी है जो हरियाणा प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी हुआ करती थी और सबसे विख्यात आज भी है, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है जिसको संस्थापक माननीय चौधरी देवीलाल जी जो हरियाणा के उप प्रधानमंत्री रहे हैं और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो हरियाणा के 6 बार के मुख्यमंत्री हैं। किसी भी पार्टी में इस तरह का नेतृत्व वाले व्यक्तित्व नहीं है। सबसे मजबूत पार्टी इसलिए हमारी पार्टी है। दूसरी बात, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी है, संगठन के मामले में उनका नाम है और वो सभी पूरा देश मानता है कि संगठन के जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी खड़ा कर सकते हैं हरियाणा में और पूरे हिंदुस्तान में, अन्य कोई भी राजनीतिक दल इस प्रकार का संगठन नहीं बना सकता। हम संगठन के मामले में सबसे मजबूत है। हमारी पार्टी का एक एक सिपाही मजबूती से इलेक्शन लड़ना जानता है और उसको जितवाना भी जानता है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, पद यात्रा के माध्यम से जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला ने लगातार 7 महीने में हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड का इतिहास बनाया है। इतनी लंबी यात्रा और इतने लंबे समय तक किसी भी राजनेता ने आज तक यात्रा नहीं की है। इस यात्रा के दौरान जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के लोगों का समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला और लोगों की समस्याओं को जानने का मौका मिला और उनको बताने का मौका मिला, तो इससे लोगों का भारी आशीर्वाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मिल रहा है। दूसरी अगली बात जो मैं कहना चाहूंगा, जो इनेलो के 6 साल के शासनकाल में
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में ऐसे कार्य किए गए थे जिनको लोग आज भी याद करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के चुनाव के इस विजयी रथ के जो सारथी अभय सिंह जी चौटाला होंगे इस बार, और अभय सिंह चौटाला एक नए जोश के अपनी साथ, पार्टी नई उमंग को के साथ सबसे मजबूत पार्टी आप बना रहे हैं, काम करेंगे और निश्चित रूप से 2000 सबसे मजबूत पार्टी आपकी तरफ से बताई गई है इनेलो को। लेकिन 2014 में बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बना ली, उसके बाद 2019 में जेजेपी के साथ बीजेपी ने फिर सरकार बना ली, दूसरे नंबर पर कांग्रेस। इनेलो कहां नजर आती है सर? आपके दावों के हिसाब से ही बात कर रहा हूं मैं। बसंत शर्मा जी, कोई भी एक ऐसा दल बता दिए जिसने आज तक हरियाणा प्रदेश में 87 विधानसभा की सीटें जीतने का काम किया। 85 विधानसभा सीटें जीतने का काम किया। आज के समय में 2024 को लेकर बात कर रहा हूं, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री रहा हो। हाँ। और कोई भी ऐसा, हाँ बिल्कुल, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2016-17 में हरियाणा प्रदेश से ये आवाज आने लग गई थी कि 2019 में हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बनेगी। ठीक है। और 2014 में भी हमारे पास 31 सीटें होती थी। सत्ता पक्ष के अलावा सबसे बड़ा विपक्ष पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हुआ करती। अच्छा। ये हमारा दुर्भाग्य कहिए या संयोग कहिए या लालच कहिए किसी का, जिसके कारण से हमारी पार्टी में फूट हुई और हमें ये दिन देखने पड़े। इसमें कोई संदेह नहीं कि 2019 में हम बहुत बैकफुट पर चले गए थे, लेकिन आज वही पार्टी और वही लोग, वही वोटर, वही नेता दोबारा से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था जता रहे हैं और 2024 के चुनाव आते आते ये विशाल पार्टी के रूप में खड़ी होगी और हम चुनाव जीतेंगे। बसंत शर्मा जी, बड़े दावे के साथ, विश्वास के साथ मैं ये कहता हूं कि 2024 का हरियाणा का मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला बनेगा। ये सबको अपने मन में धारण कर लेना चाहिए। ये तो खैर समय बताएगा सर, जनता जनार्दन है, जनता की उंगलियों पर सारा खेल होगा। हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल जी। राजेंद्र जी, 2024 की तैयारियों को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं 2024 के चुनावी रण को? क्योंकि हर दल अपनी जीत का दावा कर रहा है राजेंद्र जी, और उसके बाद लेकिन आखिरी खेल जनता की उंगलियों पर आकर खत्म होगा। देखिए, ऐसा है कि हरियाणा में जो भी राजनीतिक दल हैं वो सब अपने तरीके से सक्रिय हैं। ठीक है, सभी मैदान में दिखाई देते हैं। इनेलो ने परिवर्तन यात्रा निकाली, कांग्रेस के अपने कार्यक्रम चल रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ो और विपक्ष आपके समक्ष, और तमाम विधानसभा स्तर की रैलियां और कुछ न कुछ कार्यक्रम चल ही रहा है। और भारतीय जनता पार्टी भी अपना लगी हुई है। सत्ता में रहते हुए पहले मुख्यमंत्री जी जनसंवाद कर रहे थे, फिर विधायकों को, मंत्रियों को भी उसमें जोड़ लिया गया। अब जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालने की तैयारी है जो कल से शुरू होने जा रही है। उसमें मुख्यमंत्री जी भी शामिल होंगे, राज्यपाल भी शामिल होंगे। और वो प्लान ये है कि जो भी मनोहर सरकार की और मोदी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो आम जन के हित की योजनाएं हैं और जो कमजोर तबके और अंत्योदय की जो योजनाएं हैं, उनको जनता तक पहुंचाया जाए और इन योजनाओं का लाभ लेने से जो वंचित रह गए हैं वो रथ यात्रा के दौरान ही उनको उस रथ के माध्यम से ही जोड़ लिया जाए और उनको भी लाभ पहुंचाया जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों की नब्ज पर हाथ रखना चाहती है, हाथ बनाए रखना चाहती है, ताकि पता चलता रहे कि वो उसकी धड़कन किधर है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ है या विपक्ष की तरफ है, और विपक्ष की तरफ जाने से रोकने के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील है। तो अब ये है कि तैयारियां तो बीजेपी की बहुत लंबे समय से चल रही हैं। वो बहुत निचले स्तर पर चले गए संगठन के, जहां की पन्ना प्रमुख बना दिए गए। पहले तो बूथ कमेटियां होती थी, अब पन्ना प्रमुख हो गए। और इससे ज्यादा और माइन्यूट मैनेजमेंट और क्या हो सकता है, जिसको कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। माइक्रो मैनेजमेंट हो गया ये। और उधर दूसरी तरफ कांग्रेस जो है मैदान में तो है, लेकिन मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो है एकला चलो की नीति है कि वो दूसरे गुट उनके साथ नहीं है और संगठन नहीं है, लेकिन वो अपने बूते पर उस इंजन को खींचे हुए हैं। जैसे पिछली बार भी वो 31 सीटें लाने में सफल रहे थे, तो उनको लगता है कि इस बार भी संगठन नहीं बनता। जो भी आपको उनकी अंदरूनी खींचतान है, संगठन नहीं बनता तो भी अपने बूते पर ही हम जो है मेजोरिटी लेके तो सरकार बना लेंगे, क्योंकि वो उत्साहित है। लेकिन अब की बार तो संगठन को बीजेपी ने भुना कर रख दिया है। कांग्रेस की अगर बात करें तो संगठन नहीं है, संगठन नहीं है। नहीं, संगठन तो नहीं है। ठीक है, संगठन एक बहुत बड़ा साधन होता है, वो भी एक तरह का लॉन्च व्हीकल है। जरूरी है चुनाव में किसी भी दल के लिए संगठन का होना। अब संगठन नहीं है तो
वो ठीक है कि वो मजबूरी में किसी तरह से, बिल्कुल मुझे लगता है कि संगठन अब चुनाव तक बन भी नहीं पाएगा, जिस तरह की खींचतान दिखाई देती है। और अगर बन भी गया तो फिर और खींचतान तेज हो जाएगी। ऐसा मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो हालात है उसको देख के लगता है तो बगैर संगठन के ही चुनाव लड़ना है उनको। वो तो सीधे जनता से संवाद करके और उनको अपनी तरफ आकर्षित करके जो भी अपना एजेंडा है, जो गारंटियां वो देंगे, जैसे राजस्थान में दी जा रही है और यहाँ भी वो इस तरह की गारंटियां दे सकते हैं, पर उनके दूसरे नेता विरोध भी कर देते हैं कि वो हाईकमान की तरफ से नहीं आई। अब ये है कि उधर अशोक गहलोत भी कर रहे हैं ना राजस्थान में, तो किस तरह से चल रहा है? ठीक है, बिल्कुल। अब एकला चलो की नीति पर ही चलेगी कांग्रेस। बिल्कुल। राजेंद्र जी लौटूंगा आपके पास, नेहा धवन प्रवक्ता बीजेपी लगातार हमारे साथ बनी है। नेहा जी आपकी तरफ आना चाहूंगा। देखिए कांग्रेस ये कह रही है कि नौकरियों को लेकर और साथ ही प्रदेश के हर तबके के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बुजुर्ग हो, उसमें नौजवान हो, बच्चे हो, युवा हो, ये बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से। बसंत जी बस एक गुजारिश करूंगी कि मुझे सबको जवाब देना है तो थोड़ा सा समय मुझे दीजिएगा ताकि मैं एक एक करके जवाब दे पाऊं जल्दी से। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग जी को वो समय याद दिलाना चाहूंगी, क्योंकि हमारे लोकसभा क्षेत्र हिसार जिले से ही आते हैं बजरंग जी, और बजरंग जी यहाँ पर व्यापारी नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो बजरंग जी को मैं वो समय याद दिलाना चाहूंगी जब हांसी में व्यापारियों पर गोलियां चलती थी और फिरौती के लिए दिन दहाड़े कॉल आती थी और दिन दहाड़े सड़क पर उनके दुकान के आगे खड़े होकर लोग गोली मारकर चले जाते थे। वो कार्यकाल किसका था? वो कार्यकाल कांग्रेस का था, और आप भी उस समय हांसी दिन रात चक्कर लगाते थे, मुझे भी याद है और आपको भी याद होगा। वो समय आप कैसे भूल सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आती। आज हांसी में किसी ने भी फिरौती नहीं मांगी और ना ही दिन दहाड़े गोलियां चली है। पिछला 9 साल का कार्यकाल आपके भी सामने, हमारे भी सामने। किस तरह से आप कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था आज भाजपा के समय में चरमराई हुई है? मैं नहीं समझ सकती इस दोगलेपन को। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी जल्दी से कि बार बार गैस सिलेंडर और इसके पेट्रोल और डीजल के दामों की बात होती है। आप सब यहाँ पर हैं और बहुत पढ़े लिखे आप सज्जन हैं, सुनने वाले साथी भी बहुत पढ़े लिखे हैं। हमारे राजेंद्र जी भी बैठे हैं, अगर मैं गलत कहूँ तो राजेंद्र जी मुझे करेक्ट करेंगे कि जब कोरोना आया था, कोरोना के बाद जो इंटरनेशनल क्राइसिस आया था, उस समय जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री का जो डाउनफॉल हुआ था तो इंटरनेशनल लेवल पर लगभग 300% की वृद्धि हुई थी रेटों में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही कि भारत में अगर इस तरह की वृद्धि हुई तो भारत की व्यवस्था चरमरा जाएगी, तो हमने कुछ 100% की वृद्धि अपने यहाँ की थी, बाकी सब सरकारी कोष पे वहन किया गया था। पाकिस्तान के हालात और श्रीलंका के हालात आपके सामने हैं। अगर वो उस वक्त भारत में नहीं संभाली जाती स्थिति तो उस समय हमारी स्थिति भी उनके जैसी ही हो सकती थी। इसलिए बार बार ये बात कहना कि पेट्रोलियम के दाम बढ़ा दिए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, उसे तो नरेंद्र मोदी जी ने मैनेज किया था। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। दूसरी चीज में आम आदमी पार्टी, एक कांग्रेस की बात ये कि जब तक मोर्चों पर सैनिक नहीं खड़े होंगे तब तक आप मोर्चा नहीं जीत सकते हैं, इसलिए संगठन बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी की सिर्फ एक ही फिलॉसफी है, वो केवल और केवल जनता को बरगलाने का काम करते हैं। एक ऐसे तबके को वो टारगेट करते हैं, एक ऐसी जनता को वो टारगेट करते हैं जिनको वो फ्री की वस्तुएं देने का वादा करके अपने पक्ष में नीचे नीचे कर लेते हैं। यही काम इन्होंने पंजाब में किया। अगर पंजाब में ये सब चीजें नहीं होती तो उनकी सरकार कभी भी नहीं बन सकती थी। यही काम वो हरियाणा में करने वाले हैं, लेकिन हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, वो राजनीतिक दृष्टिकोण रखती है। इसलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी, रोजगार का मुद्दा बहुत उठाते हैं नवीन जी जैसे साथी हमारे। सिर्फ एक बात बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। आपको पता है सरकारी नौकरी दिल्ली में कितने दी गई? केवल 51,360 सरकारी नौकरी दी गई, गवर्नमेंट जॉब। जबकि हमने हरियाणा में जो वादा किया था उसके बावजूद हमने 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, और हुड्डा जी के समय में केवल 75,000 बिल्कुल समय की कमी है नेहा जी, थोड़ा जल्दी कंप्लीट करें। इसके अलावा भी बात करना चाहूंगी मैं कि उन्होंने जो फ्री चीजें दी वो कहाँ से फ्री चीज लाए। एक आरबीआई की रिपोर्ट आई थी दिल्ली में कि आम आदमी पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से राजस्व जो है वो पहले था 4.2%, लेकिन आम आदमी की सरकार बनने के बाद ये 0.06% रह गया। यानी कि आप राज्य का कोष खत्म करे जा रहे हैं। जो कोष वहाँ के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज होना था वो कोष आप फ्री की चीजों में बांटकर राज्य को खोखला बनाए जा रहे हैं। इस तरह की सरकार हरियाणा में नहीं चाहिए यहाँ के लोग। मैं जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है निवान जी आऊंगा आपके पास। सबसे पहले बजरंग दास जी से जवाब ले लेते क्योंकि उनकी बात का पहले उन्होंने जवाब दिया। बजरंग जी कहा कि हुड्डा साहब के समय में व्यवस्थाएं जो है उस समय चरमराई हुई थी
और साथ ही बीजेपी पर आप ये आरोप लगाते हैं कि व्यवस्था जो है वो इस समय खराब है। हुड्डा के समय में जो भ्रष्टाचार था, व्यवस्थाएं चरमराई हुई थी, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। देखते हैं हुड्डा जी की तारीफ करते हैं कि नहीं करते हैं बजरंग जी। बसंत जी सिर्फ देखिए, जहाँ मेरी छोटी बहन बार बार कह रही है, मैं एक एक चीज आंकड़े से दूंगा आपको। जहाँ क्राइम की बात बहन जी ने कही है, आप देखोगे, मैं नहीं कह रहा, केंद्रीय क्राइम ब्यूरो के आंकड़े उठा के देख लो, भी नेट खोल लो, क्राइम के अंदर हरियाणा पहले स्थान के ऊपर, अव्वल स्थान के ऊपर आपके सामने। दूसरी बात, सरकारी हॉस्पिटल में चल जाओ, मूलभूत सुविधा सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है, डॉक्टरों की कमी, स्टाफ की कमी, किसी वार्ड में चले जाओ तो घुस नहीं सकता, इतना सड़ता है, बेड के ऊपर चादर देख लोगे ना जी, आदमी मरीज लेट नहीं सकता, ऐसी स्थिति है। सरकारी स्कूल में चले जाओ, सरकारी स्कूल में मूलभूत सुविधा नहीं है, बच्चों के लिए बैठने लिए बेंच नहीं है, बिल्डिंग की हालत खस्ता है, दुनिया भर के जो बच्चे हैं स्कूल के अंदर, वो खुले के अंदर टीचर पढ़ा रहे हैं, वहां टीचरों की कमी, स्टाफ की कमी, बिल्डिंग की हालत देख लो, जर्जर बिल्डिंग हालत की खस्ता हालत बिल्डिंग पड़ी है, जहां तक कि पानी पीने के लिए वहां पर आरओ तक की सरकारी स्कूलों में सुविधा नहीं है। ये बात करते हैं 2024 में कांग्रेस के साथ उतरेगी, हमने हमारे राज्य कांग्रेस संगठन के साथ उतरेगी मैदान में, बिल्कुल संगठन के साथ उतरेगी मैदान में 2024। बिल्कुल, मैं वो संगठन की बात बता रहा हूँ, मैं संगठन का साथी हूँ, संगठन की बात बता रहा हूँ। आप पहले मैं आपको मूलभूत सुविधा 2005 से लेकर 14 तक हमने 20 रुपए किलो हमने दाल राशन डिपो के माध्यम से देने का काम किया, हमने 2 रुपए किलो गेहूं, तैयारी क्या है? एक सेकंड का काम है, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, और यहाँ तक गरीबों को 100 घर के 3,82,000 परिवारों को हमने मुफ्त प्लाट दिए। 2024 में फिर जनता ने बीजेपी को मौका दे दिया। मैं नहीं सुनो, मैं बताना चाहता हूँ, आपने संगठन की बात करी, जहां संगठन का सवाल है, हमारी स्टेट की बॉडी बन चुकी है, पीसीसी डेलीगेट बन चुके हैं, हमारी स्टेट के युवा की बॉडी बन चुकी है, महिला संगठन बन चुका है, यहाँ तक कि जिला के हमारे केवल ऑन द टेबल नजर आते हैं बजरंग जी, ऑन द टेबल नजर आते हैं, धरातल पर जो है सूची आते आते बड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि 2024 में विधानसभा से पहले लोकसभा चुनाव। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं प्रदेश का सीनियर प्रवक्ता भी हूं, सरसा जिला प्रभारी भी मैं हूं, हिसार जिला कन्वीनर भी हूं, जिले के जितने प्रभारी बन चुके, ब्लॉक के प्रभारी बन चुके, कन्वीनर बन चुके, एक लिस्ट आनी बाकी है, ओनली जिला प्रधान और हमारे ब्लॉक की प्रधान की लिस्ट आनी बाकी है, बाकी सभी नेता कांग्रेस के मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, बन चुकी है, लॉन्च हो चुकी है, एक मंच पर नजर आएंगे सभी नेता, कह सकते हैं मिलकर लड़ेंगे, मिलकर कांग्रेस की तरफ से जनता चाहती है कि एक मंच पर सभी कांग्रेस के नेता नजर आए, जो अभी तक तो सर संभव हुआ दिखाई नहीं दिया है। जितने भी कार्यक्रम आपके रहे, कोई भी विपक्ष आपके समक्ष आप देख लीजिए, कुमारी शैलजा नजर नहीं आती उसमें, रणदीप सुरजेवाला नजर नहीं आते, किरण चौधरी नजर नहीं आती। चंडीगढ़ मीटिंग हमारी, मैं आपको ये बता दूं, चंडीगढ़ हमारी मीटिंग हुई, दिल्ली राहुल जी के साथ मीटिंग हुई, सारे नेता, उसके अंदर मैं भी शामिल था, शैलजावी जी थी, रंजीत जी भी थे, हुड्डा साहब भी थे, दीपेंद्र जी भी थे, और जितने हमारे सीनियर नेता थे सारे मौजूद थे। जब राहुल जी ने 3.5 घंटे मीटिंग ली, और नू के अंदर हम जब गए, जो नू के अंदर दंगे हुए आपके सामने, इनकी बात करते हो, भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार अपने स्वार्थ के लिए हरियाणा जला दिया, नू के अंदर आपका हालात देखा आपने, और यहाँ तक कि जाट इलेक्शन के नाम पर हरियाणा जलाया गया। मैं सुनो, जहाँ जो आज बाबू को ठाई फिरते हैं, ये बरवाला के अंदर रामपाल जी के नाम पर बरवाला में दंगे करवाए, आपके सामने है, जो बाबा जी के पंचकूला के 1947 के यही लोग हैं, यही तो बात है बसंत जी बात ये करते हैं। बिल्कुल आ रहा हूँ, निवान जी आ रहा हूँ। मंदिर करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं, हरियाणा के अंदर चलिए ठीक है।
चलिए ठीक है, नेहा धवन जी लौटूंगा आपके पास। बजरंग जी, देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं तो गरीब हूँ, मैं बैकवर्ड हूँ, मैं सुनो। ठीक है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के निवान शर्मा हमारे साथ मौजूद है। ठीक है बजरंग जी, लौटता हूँ आपके पास। ठीक है, सही बोलता हूँ। बिल्कुल नहीं, अगर वो गरीब है तो इससे आपको क्या आपत्ति है? उनका बचपन गरीबी में बीता, उनकी जवानी गरीबी में बीती। अगर उन्होंने साइकिल से यात्रा नहीं की, पैदल यात्रा की, इससे आपको क्या आपत्ति है? चलिए ठीक है, आपको तो गर्व महसूस करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं। बजरंग जी लौटूंगा आपके पास। ठीक है, नेहा धवन जी लौटूंगा हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए हैं। निवान जी, जनता को फ्री में बरगलाने का काम करती है आम आदमी पार्टी, राज्य कोष जो था उसे बिल्कुल शून्य तक पहुंचा दिया, ये सीधा नेहा धवन जी का। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो सेट एक पैटर्न से आते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठी इन्फॉर्मेशन जनता को देते हैं। मैं आपके सामने पॉइंट एक्सपोज कर देता हूँ। मैडम मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आपको मेरे को बोलने देना पड़ेगा प्लीज। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल आपत्ति है आपके एक स्टेटमेंट पर, जब आपने कहा कि आम आदमी पार्टी एक वर्ग को टारगेट करती है। मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराता हूँ इस बात पर। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी एक वर्ग को टारगेट करती है और हरियाणा की जनता समझदार है। देखिए, आम आदमी पार्टी किसी वर्ग को टारगेट नहीं करती है। आज दो तरह के मॉडल है हरियाणा में, दो तरह के मॉडल है देश में। एक मॉडल है भाजपा का मॉडल, जो जनता से पैसे लेते हैं और अपने दोस्तों में बांटते हैं, जो जनता से पैसे लेते हैं और करप्शन में बहाते हैं, जो जनता से पैसे लेते हैं और 11 लाख करोड़ रुपए की इरेगुलरिटीज करते हैं सरकार। दूसरा मॉडल है आम आदमी पार्टी का, जो जनता से पैसे लेते हैं और जनता में फ्री बांटते हैं। उस मॉडल का अपमान कर रहे हैं आप, तो आप देश की हर उस जनता का अपमान कर रहे हैं जो सरकार से उम्मीद रखती है। आप अगर एक वर्ग को टारगेट करेंगे तो हम उस पर आपत्ति दर्ज कराएंगे। वो हम एक वर्ग को टारगेट नहीं करते हैं, हम जनता की पार्टी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता से पैसे ले और जनता को वापसी करे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। उसको फ्री की रेवड़ी बोल के आप उसको बदनाम मत करिए, उसको अपमान मत करिए। आप देश की जनता का अपमान मत करिए जो सरकार से अपेक्षा करती है कि सरकार उसके लिए काम करेगी। हम जनता के लिए फ्री स्कूल बनाते हैं तो क्या वो फ्री की रेवड़ी है? हम जनता के लिए फ्री के लिए वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाते हैं तो क्या वो फ्री की रेवड़ी है? हम जनता के लिए बस यात्रा बुक करते हैं तो क्या वो फ्री की रेवड़ी है? अगर हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा में भेजते हैं तो क्या वो फ्री की रेवड़ी है? आपकी तरह हम लोग 12 लाख करोड़ रुपए की इरेगुलरिटीज नहीं करते हैं। सरकार में आके हम लोग सरकारी पैसा जनता पे खर्च करते हैं। ये फर्क है आम आदमी पार्टी और भाजपा में, ये फर्क है आम आदमी पार्टी और भाजपा के मॉडल में। आप जनता का अपमान करना बंद करिए। आपको मौका दिया 9 साल, सरकार ने आपको, जनता ने सरकार में रहने का 9 साल मौका दिया, लेकिन आपने वो सारा मौका गवा दिया। आपने सारा पैसा जनता से कलेक्ट करके पैसा जो है अपने दोस्तों में बांटने का काम करती है सरकारें। तब इनको फ्री की रेवड़ी नहीं लगती है। जब हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो जाता है तो इन्हें फ्री की रेवड़ी नहीं लगती है। लेकिन अगर जनता के लिए कुछ सरकार फ्री में कर देती है, फ्री शिक्षा कर देती है, तो इन्हें फ्री की रेवड़ी लगती है। एक और बात, इन्होंने बोला कि हमने जो है राजस्व का पैसा जो है वो खराब किया और जनता पे बांट के। नेहा जी पहले सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास लौटूंगा तो जवाब दीजिएगा आराम से। दिल्ली की इकलौती सरकार है देश में जो मुनाफे में चल रही है। अगर इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं इनकी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त कर दूं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े हैं कि देश में केवल एक सरकार है जो सब कुछ मुफ्त देके भी मुनाफे में चल रही है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सरकार। और इन्होंने नौकरियों की बात की कि 10 लाख नौकरियों को वादा किया था, हमने 10 लाख नौकरियों को वादा किया था, हमने 12 लाख नौकरियां युवाओं को दी है, जबकि सर्विसेज हमारे अंडर नहीं आता। देश का सबसे बड़ा रोजगार पोर्टल आज दिल्ली में चल रहा है। हमारी पंजाब में सरकार बनी, जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल, निवान शर्मा जी जवाब ले लेते हैं। दी है, पक्की नौकरियां पंजाब में। मैडम पहले अपने फैक्ट क्लियर करके आए, उसके बाद चैनल पे झूठ बोले। निवान जी बोलने से आपत्ति है हमें। आप ही की बात का जवाब ले रहा हूँ, आप ही की बात का जवाब ले रहा हूँ निवान जी, आप ही की बात का मैं जवाब ले रहा हूँ। जनता को काम कर, आप ही की बात का जवाब ले रहा हूँ। नेहा धवन नहीं बोल सकते, जनता को मिलने वाली सर्विसेज है और आप इनकी रिस्पेक्ट कीजिए। मैं ये बात कहना चाहूंगी कि अगर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बहुत ज्यादा बेनिफिट में चल रही है और नवीन जी का ये मैं कहना मान लेती हूँ, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने
आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में एक वीक का टाइम दिया कि रैपिड मेट्रो के बजट के लिए आप उसका भुगतान कीजिए। अगर वो बेनिफिट में है तो उन्होंने डिले ही क्यों किया? रैपिड मेट्रो के लिए इनके पास बजट नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के महल को बनाने के लिए इनके पास हजारों करोड़ रुपए का बजट आ जाता है। अच्छा। अरविंद मैडम, अगर केजरीवाल आपको हर दिल्ली से बार बहस अपनी करनी बात है से तो आप मेरे से निपटते पॉइंट बाय हैं। पॉइंट पहले दिल्ली पे वो बहस कर लीजिए। आप बहस मुझसे दिल्ली अलग से करनी है से तो मेरे पास 100 पॉइंट है दिल्ली सरकार की उपलब्धि बताने के लिए। आपको 9 साल दिए सरकार ने, आपने हरियाणा में क्या किया आप ये बताइए। आज हरियाणा की जनता आपसे पूछ रही है कि आपको आपने 9 साल में जनता के लिए क्या किया? क्या आपने जनता के लिए स्कूल बनाए? क्या आपने जनता के लिए अस्पताल बनाए? क्या आपने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त की? क्या आपने महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त की? क्या आपने जनता के लिए कोई स्कीम आपने ऐसी अनाउंस की जिससे जनता की जेब में पैसे पहुंचे या जनता को कुछ फायदा मिले? 9 साल में आपने सरकार में क्या किया आप ये बताइए। दिल्ली सरकार की 100 उपलब्धियां मैं आपको बता सकता हूँ, वो पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व जानता है। नवीन जी को बोलने दीजिए। निवान जी जवाब ले रहा हूँ आपकी हरियाणा बात। में क्या किया आपने? 9 नेहा साल धवन में जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि अपने 9 साल के कार्यकाल में क्या जनता के लिए किया? हमने 9 साल में क्या क्या किया, चलिए सुनिए। हमने प्रदेश का, बीच में नहीं बोलिएगा, मैं 9 काम बताऊंगी तब तक नहीं। प्रदेश का निर्यात हमने जो 2014-15 में 68,032 था करोड़ रुपए, हमने उसे 2,45,453 करोड़ रुपए किया। हमने हरियाणा में 2014 में 11 चीनी मिल्स थी, हमने 14 बना दी। हमने हमने विश्वविद्यालय, हमने 105 विश्वविद्यालय हमें मिले थे 2014 में, हमने 182 बना दिए। 77 महाविद्यालय हमने कॉलेज नए खोले। हमने यूनिवर्सिटीज जो है वो 13 यूनिवर्सिटीज हरियाणा में नहीं खोली, 43 हमें मिली थी, हमने 56 बना दी। हमने राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 142 हमें 2014 में मिली थी, हमने 192 बना दी। हमने मेडिकल कॉलेज की संख्या 15 कर दी, हमने 8 मेडिकल कॉलेज बना दिए। हरियाणा में कौन सी हमने 25 सड़कों जो लंबाई थी कनेक्टिविटी के लिए है 23,548 किलोमीटर तक पक्की सड़कें बनी हुई थी प्रदेश के अंदर 2014 में। हमने उसे 28,077 किलोमीटर तक कर दिया। हमने बीपीएल की वार्षिक आय जो है वो 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर दी। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,000 रुपए मासिक थी 2014 में, हमने आज 3,000 रुपए वृद्धा पेंशन, अगर इन्होंने इतना सब किया तो सीएजी ने क्यों कहा कि हरियाणा में 11 लाख करोड़ रुपए की इरेगुलरिटीज है? आप बताइए। अगर इन्होंने इतना सब कुछ हरियाणा में कर दिया तो आज सीएजी को क्यों बोलना पड़ा कि हरियाणा सरकार 3 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है? आज हरियाणा सरकार पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। हमने 11 लाख करोड़ रुपए की इरेगुलरिटीज है हरियाणा में, ये सीएजी की रिपोर्ट है। 10,000 रुपए दिए। चलिए, ठीक है। कांग्रेस के समय में 25,000 रुपए दिए जाते थे। और भी सुनना चाहेंगे तो और भी लिस्ट जारी है। ठीक है। ऐसे में नेहा धवन जी देखिए, इनेलो की तरफ से एक बात की जाती है कि गठबंधन से पहले एक दूसरे पर निशाना साधते थे, लेकिन जैसे ही 2019 के नतीजे आए उसके बाद जो आपका गठबंधन हुआ, लूट खसूट का गठबंधन है, इनेलो की तरफ से कहा जाता है हमेशा। जब यहाँ पे चौटाला बोलते हैं गठबंधन पर निशाना जरूर साधते हैं। ये बात हमारे बहुत सम्माननीय जो बड़े नेता हैं वो अभय सिंह चौटाला जी वो भी बात रख चुके हैं, लेकिन उसके विपरीत में जो विधानसभा सत्र के दौरान ही हमारे मंत्री महोदय जो थे उन्होंने ये बात रखी थी कि अगर आप ये बात विधानसभा में कह रहे हैं तो आप तथ्य के साथ आइए, अपने पेपर सबमिट कराइए। लेकिन आज तक कोई भी ऐसे भ्रष्टाचार के पेपर सबमिट नहीं हुए अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से, ना ही अन्य किसी इंसान की तरफ से, अन्य किसी नेता की तरफ से। तो मैं आपके माध्यम से भी यही बात कहूंगी कि अगर कहीं जेजेपी का या भारतीय जनता पार्टी के अलायंस का इनको कहीं भी भ्रष्टाचार दिखता है तो वो पेपर्स लाइए, आप उसे दीजिए, आप उसे विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश करिए। तो वो अब तक क्यों नहीं किया गया? वर्बली क्यों चल रहा है? वर्बल कहने से तो इल्जाम लगाने से कोई चीज सिद्ध नहीं होगा। विजेंद्र जी, विजेंद्र रेड्डी देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपना पक्ष रखा, कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा। अब ऐसे में इनेलो की तरफ से जो कहा जाता है कि लूट खसूट का गठबंधन है, पता होगा अभय जी हर बार ये बयान देते हैं कि उससे गठबंधन से पहले तो निशाना साधने का काम किया जाता था, उसके बाद जब चुनावी नतीजे आ गए तो एक नाव में दोनों सवार हो गए। अब किस तरीके से आप देखते हैं? जी
जी बिल्कुल, उम्मीद करूंगा बीच में कोई नहीं बोलेगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो गठबंधन है ये बिल्कुल ठगबंधन है और प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से अभी ये कह रहे थे कि कोई भी सबूत पेश नहीं किया, एसआईटी की टीम आपने क्यों बिठाई? कितनी जगह एसआईटी बिठा रखी है? उस एसआईटी की जो रिपोर्टें थी वो पटल पर आपने रखने का काम क्यों नहीं किया? क्यों नहीं जनता को बताने का काम किया कि शराब घोटाले में ये रिपोर्ट आई है? क्यों नहीं आपने बताने का काम किया दान घोटाले में ये रिपोर्ट आई है? क्यों नहीं आपने बताने का काम किया कि रजिस्ट्री घोटाले में क्या रिपोर्ट निकल करके सामने आई? क्यों नहीं जनता को इतनी सारी एसआईटी आपने बिठाई? एक भी एसआईटी की रिपोर्ट आपने पटल पर नहीं रखी, जनता के सामने नहीं रखी। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है ये? क्यों नहीं आप सबके सामने लेकर के आते हो? और मेरे सामने खुद हमने एक पीसी में एफिडेविट अभय सिंह ने दिखाने का काम किया था और प्रेस वालों से निवेदन किया था कि ये मुख्यमंत्री तक और अपने ज्ञानचंद गुप्ता तक जरूर पहुंचाने का काम करे। मेरा आपसे निवेदन है, अब क्या वो उनके पास नहीं पहुंचे और पहुंचे तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए बसंत जी, मैंने पहले सेशन में हम अपनी पार्टी के बारे में बताया क्यों हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के चुनाव के विजयी रथ को कामयाब करने जा रहे हैं, जिसके सारथी अभय सिंह जी चौटाला होंगे और अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी से और कुशल नेतृत्व से वो चुनाव जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? दूसरा कारण सबसे बड़ा ये है, जहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मजबूत पार्टी है, वहीं पर जो 10 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश की जनता ने देने का काम किया था। पहला तो इतिहास में कहीं भी हरियाणा प्रदेश में ऐसा नहीं है कि तीसरी योजना किसी पार्टी की सरकार आई हो। दूसरी बात है कि 10 साल में जो इन्होंने काम किए, गांव गिनाने का काम करते हैं। ये बताते हैं कि हमने प्रति व्यक्ति आय 2,94,000 करने का काम किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, 71 लाख परिवारों में से आज 41 लाख परिवार बीपीएल में क्यों चले गए? चलिए ठीक है, आपकी बात का जवाब लूंगा। तो 41 लाख बीपीएल में क्यों चले गए? क्यों हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर चला गया? क्यों पीएम ऑफिस कहता है कि भ्रष्टाचार में, महिला के अपराधों में सबसे नंबर 1 पर हरियाणा प्रदेश आया है? ये क्यों कहा जाता है कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है? पूरा प्रदेश यदि त्राही माम कर रहा है तो आज इस ठगबंधन के शासन में पूरा हरियाणा प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है। दूसरी बात, कांग्रेस अभी 5 सेकंड और लेऊंगा मैं बसंत जी। ये कहते हैं कि ये अनुशासित पार्टी है। अनिल विज ने क्यों स्वास्थ्य विभाग की सारी फाइलें रोक करके रख दी है? क्यों राव इंद्रजीत सिंह कहते हैं कि जनगणना होनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए? ये फूट नहीं तो और क्या फूट है? अगली बात कांग्रेस की, हमारे प्रवक्ता महोदय ने कहा कि कांग्रेस बनाएगी। कैसे बनाएगी कांग्रेस भाई? वो तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में ठीक है, आप की बात का जवाब ले रहा हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मजबूत हो चुकी है, आप 20 का ऊपर नहीं जा पाएंगे। और आपकी एकता की बात यह है कि कुमारी शैलजा ने भी अपने दौरे शुरू कर दिए हैं। और आप पार्टी के बारे में 5 सेकंड, और आप पार्टी के बारे में व्यास जी, आप देखिए, आपके पास तो प्रभारी भी नहीं है हरियाणा प्रदेश में लगाने के लिए। आप तो प्रभारी भी पंजाब से उधार के मांग करके लेकर के आ रहे हो कि विधायक मीडिया के पास नहीं जाएगा। विधायक को वो डॉक्यूमेंट खुद जो लोग अपने विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको देना चाहिए, जबकि ये बात तो खुद ही स्वीकार कर ली गई कि वो लेकर पेपर नहीं गए। ये एक बिल्कुल ही दोहरी बात लगती है कि अगर आपके पास प्रूफ है तो आप क्यों नहीं सबमिट करा रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक बात है आईएनएलडी की, आईएनएलडी के पास में अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं मानती हूँ कि उनका इतिहास बहुत स्वर्णिम था, बहुत अच्छे से उन्होंने प्रदेश को संभाला होगा, लेकिन आज की समय में जो अभी प्रेजेंट टाइम है, इस टाइम में संगठन को इतने बड़े स्तर तक खड़ा करना वापस बहुत ही मुश्किल बात मुझे नजर आती है। तो मुझे लगता है कि आईएनएलडी को अपने सारे कार्यकर्ताओं को संभालना चाहिए। 2024 में भी गठबंधन के साथ आ रहे हैं कि आप जनता पार्टी के साथ में है जी? का संगठन कभी भी नहीं खत्म हुआ। हमारे प्रदेश माध्यम से ये फैसला जो है हमारा पोस्ट अलायंस का था, हमने एक स्थायी सरकार लेने के लिए अलायंस किया था, और ये इसके बारे में कि हमने इलेक्शन लड़ना है साथ में या नहीं, इसका शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा और वो समय पर आपको पता चल जाएगा। अभी तो इस पर टिप्पणी करना बहुत अगली स्टेज है। और जहां तक बात है हमारे कार्यों की, तो मैं राजस्थान में अलग अलग क्यों लड़ा जा रहा है इलेक्शन? जिसको लाभ राजस्थान में जेजेपी अलग से इलेक्शन क्यों लड़ रही है? जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली है उसको अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी, एक फाइनल कमेंट। 2024 में किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में सर, और संगठन एक बड़ा मुद्दा आपके सामने? बसंत जी, मेरी बहन जी ने कहा हमने आय बढ़ा दी।
इन्होंने गरीब लोगों के लाखों फाइनल गरीब कमेंट लोगों को बीपीएल कार्ड काटने का काम किया है। एक मेरी बहन जी को फाइनल दे रहा हूँ, बहन जी कह रही है कोई प्रूफ लाओ, पुलिस कस्टडी के अंदर करोड़ों रुपए की शराब चोरी करके ये बेच देते हैं, उसका भी प्रूफ चाहिए। कोरोना के समय में रजिस्ट्री बैन थी, अरबों रुपए की रजिस्ट्री हो जाती है, इतना बड़ा घोटाला हो जाता है। आज तक घोटाला करने वाले जो महान, ठीक है, बिल्कुल फाइनल कमेंट बजरंग जी। देखिए फाइनल कमेंट, समय की बहुत कमी है, जहां तक समय की बहुत कमी है। 2024 में क्या संगठन के साथ उतर रही है कांग्रेस 2024 के चुनावी रण में, और किन मुद्दों को लेकर सर? बिल्कुल पूरे दम के साथ, पूरे संगठन के साथ गरीबों को रोजगार देने के लिए, ठीक है। निवान शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, फाइनल कमेंट। निवान जी के लिए एक फाइनल कमेंट। हर एक आदमी को घर घर काम पहुंचाने के लिए, ठीक है, महंगाई पर कुछ लगाने, ठीक है निवान जी बात रखिए। ठीक है बजरंग जी, देखिए समय की बहुत कमी है, योजना लेकर निवान जी बात जाएंगे। जनता का मन बन चुका है हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार बनाने का। मुझे बोलने दीजिए बजरंग जी, बोलने दीजिए। बजरंग जी देखिए समय की बहुत कमी है, फाइनल कमेंट मैंने आपसे लिया। अब निवान शर्मा जी बात रखिए। जी देखिए, अगर पॉलिटिक्स को साइड पे रख के अगर हम हरियाणा सरकार की वर्किंग की बात करें, हरियाणा सरकार इस समय पॉलिसी पैरालिसिस पे है, और ये रोज न्यूज़पेपर्स में छप रहा है किस तरह से अनिल विज जी और सीएम साहब के बीच में जो है सब कुछ ठीक नहीं है, जिस वजह से सारे काम रुके हुए हैं। और ये आज से नहीं, ये बहुत समय से चल रहा है। ये चाहे पॉलिटिकल अपना बैलून जितना मर्जी फुला लें, इस बार जनता इनका पॉलिटिकल गुब्बारा जो है वो फोड़ने वाली है। और इस बार जनता एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, नई पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि जनता ने सबको देख लिया है, जनता ने कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, सबको देख लिया। अब जनता जो है वो नई पार्टी को मौका देने वाली है, जिन्होंने दिल्ली में डिलीवर करके दिखाया, जिन्होंने पंजाब में डिलीवर करके दिखाया। हरियाणा की जनता ये पूछ रही है कि अगर दिल्ली में बिजली फ्री हो सकती है, पंजाब में बिजली फ्री हो सकती है, तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकती? हरियाणा की जनता पूछ रही है अगर दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास हो सकते हैं, पंजाब के वर्ल्ड क्लास हो सकते हैं, तो हरियाणा के क्यों नहीं हो सकते? अस्पताल हरियाणा में क्यों नहीं बन सकते? तीर्थ यात्रा हरियाणा में क्यों नहीं मिल सकती? 2024 में बनेंगे, क्योंकि अभय सिंह चौटाला एक मजबूत, ईमानदार, सत्य बोलने वाले और निर्णायक फैसला लेने वाला नेता 2024 में हरियाणा प्रदेश को चाहिए। मैं दोहराना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश को 2024 में एक मजबूत, ईमानदार, सत्यवादी और निर्णायक फैसले वाला नेता चाहिए, जो एकमात्र अभय सिंह चौटाला आज हरियाणा प्रदेश में है। इसलिए हमारा विश्वास, भरोसा और यकीन है कि हरियाणा प्रदेश 2024 में अभय सिंह चौटाला को मौका देगा। चलिए ठीक है, नेहा धवन जी, बजरंग दास गर्ग, विजेंद्र रेड्डी, निवान शर्मा, तमाम पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। तो 2024 को लेकर चर्चा हमने की, तमाम पार्टियां पूरे दम भर रही हैं, किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, जनता को अपने साथ जोड़ने का काम करना है। लेकिन 2024 में खेल जब आएगा तो जनता की उंगलियों पर होगा, किसे स्वीकारा जाता है, किसे नकार दिया जाता है, जनता की उंगलियों पर सब खेल भविष्य के घर में। बहरहाल इस मुद्दे की बहस में आज इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।